नमस्कार दोस्तों, मैं अतन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एग्रीकल्चर गुरुदेव। तो दोस्तों आज हम कंप्लीट करने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन का चैप्टर नंबर 19। इससे पहले 18 चैप्टर को एक क्रम के तरीके से चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके 18 चैप्टर हम आपके कंप्लीट करवा चुके हैं जो क्रॉप प्रोडक्शन वाली प्लेलिस्ट में एक साथ डले हुए हैं। तो आप सबसे पहले इस वीडियो को देखने के बाद चैप्टर नंबर फर्स्ट से लेकर 18 चैप्टर कंप्लीट कीजिएगा और इसके बाद आपका केवल चैप्टर नंबर 20 होने के बाद आपका क्रॉप प्रोडक्शन कंप्लीटली खत्म हो जाता है, यानी कि पूरा क्रॉप प्रोडक्शन यहीं से आने वाला है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको वीडियो जरूर देखना है, क्योंकि अब एग्जाम का टाइम है और आपकी जो आप अभी तक जो भी लेजीपन दिखा रहे थे उसको बिल्कुल खत्म कीजिए और एग्जाम के लिए बिल्कुल 100% अपना दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा आप परसेंट को गेन कर पाए। ये जो हमारा चैप्टर नंबर 19 है, यहां से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल कितने नंबर का पूछा जाएगा? 3 नंबर का। क्वेश्चन की क्वांटिटी कितनी होगी? एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक ही क्वेश्चन से 3 नंबर का यहाँ पे आपको आने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, जल्दी से हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, समय को कम से कम खराब करें। तो ये पहले तो हम ये जान लेते हैं, ये जो हमारा टॉपिक है इसका नाम क्या है। तो टॉपिक का नाम है बेटा कृषि अर्थशास्त्र। कृषि अर्थशास्त्र बेटा क्या है? एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हमारा चैप्टर का नाम है। तो इसको हम चलते हैं, देखते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से कौन कौन से क्वेश्चन जो है इंपोर्टेंट है और वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर हमारा पहला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की परिभाषा क्या है? डिफाइन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, यानी कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स क्या होता है और कृषि अर्थशास्त्र यानी कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की कोई 2 इंपोर्टेंस या महत्व क्या है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र मतलब होता है विज्ञान, यानी कि धन का विज्ञान, जहां पर पैसे से संबंधित आय व्यय का अध्ययन किया जाए, जहां पर यह अध्ययन किया जाए कि किस तरीके से पैसे से और पैसा कमाया जा सकता है, या ऐसी सारी एक्टिविटीज जो अर्थ से यानी कि पैसे से रिलेटेड होती हैं उनको अर्थशास्त्र कहा जाता है। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की, यानी कि किस तरीके से इकोनॉमिक्स का यूज एग्रीकल्चर के साथ में किया जाए, कृषि के साथ में किस तरीके से अर्थशास्त्र का उपयोग किया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन निकले, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकले। ऐसी क्रियाओं का अध्ययन बेटा क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स कहलाता है। थ्योरेटिकली एक बार हम समझते हैं क्या लगा बेटा। कृषि अर्थशास्त्र में मनुष्य की उन समस्त आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो साधारणतः कृषि व्यवसाय से संबंधित होती हैं। क्या कहना है बेटा? एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से मनुष्य की सारी अर्थशास्त्र यानी कि सारी उन सभी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो कृषि से संबंधित होती हैं। रिलेटेड किससे होती हैं? एग्रीकल्चर से। देख लेते हैं बेटा क्या लिखा है। इन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ मैन आर स्टडीज विच आर जनरली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर बिजनेस या एग्रीकल्चर सेक्टर। ऐसी सारी एक्टिविटीज जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड हैं उन सभी का अध्ययन बेटा क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो ये पहला पार्ट जो हमारा क्वेश्चन का है बेटा, इसको इस क्वेश्चन ने, इस स्लाइड ने कवर किया। अब हम देखते हैं अगला, इसके 2 महत्व या इंपोर्टेंस कौन कौन से हो सकते हैं। कृषि अर्थशास्त्र के अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो सबसे पहला बेटा ये है कि कृषि अर्थशास्त्र क्या करता है कि कृषि के क्षेत्र में जो लागत होती है, जो इनपुट्स लगता है, कृषि को करने में जो खर्चे आते हैं, उन खर्चों को कैसे कम किया जाए और उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए। सबसे पहला एस्पेक्ट क्या है? सबसे पहला एस्पेक्ट ये है कि कैसे कृषि में होने वाले खर्चों को कम किया जाए और इनकम को बढ़ाया जाए, यानी कि उत्पादन को बढ़ाया जाए। तो सबसे पहला उद्देश्य यही है। अगर आपको याद नहीं आता है तो आप इनको ही 2 पॉइंट बना दीजिए। पहला पॉइंट लिखिएगा, कृषि अर्थशास्त्र कृषि में लगने वाली लागत को यानी कि इनपुट को कम करता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, कृषि अर्थशास्त्र कृषि उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, कम लागत में कैसे बढ़ाया जाए, इसका अध्ययन करता है। 2 पॉइंट बेटा आपके यहीं से कम बन सकते हैं। दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं बेटा, कृषि अर्थशास्त्र पारिवारिक बजट के निर्माण हेतु किसानों को प्रोत्साहित करता है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स ये बताता है कि किस तरीके से आप अपने फैमिली पर होने वाले खर्चे को मेंटेन करें, बजटिंग करें। बजटिंग का मतलब बेटा किस तरीके से बजट बना के रखें जिससे हम आने वाले समय में जो हमारे फैमिली में खर्चे होने वाले हैं उनको कम से कम कर सकें और सुचारू रूप से उनको चला सकें। क्लियर है बच्चे?
द स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हेल्प इन प्रोड्यूसिंग मोर इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एट लो कॉस्ट। कम कॉस्ट पर कैसे ज्यादा प्रोडक्शन लिया जाए इसके बारे में ये बताता है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स इनकरेज द फार्मर टू प्रिपेयर द फैमिली बजट। बेटा वो कहना है कि ये इंकरेज करता है किस तरीके से कि फैमिली के बजट को बनाया जाए और अच्छे तरीके से सुचारू रूप से फैमिली को जो प्लानिंग है वो आगे की जाए और अच्छे से फैमिली का खर्चा सुचारू रूप से चल सके। क्लियर है बच्चे? तो यहाँ पर हमारे एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन और उसके इंपोर्टेंस। क्लियर है बच्चे? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहीं कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपकी समस्या का निवारण करूंगा। और अगर कोई समस्या नहीं है, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें वीडियो को। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे ऐसा और भी कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आ सकूं। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन है, सहकारिता से आप क्या समझते हैं? सहकारिता से आप क्या समझते हैं? इसके दो महत्व या लाभ लिखिए। व्हाट इज कॉर्पोरेशन या सहकारिता या कॉर्पोरेशन क्या है? कॉर्पोरेशन होता है ना, कुछ लोग, कुछ समूह, कुछ लोग आपस में मिल जाए किसी काम को करने के लिए, कि किसी निश्चित काम को करने के लिए कुछ लोग आपस में मिल जाए और अपने सारे उनके पास साधन है, उनको सबको इकट्ठा कर लें। इसे कहा जाता है बेटा एग्रीकल्चर, या इसको कहा जाता है कॉर्पोरेशन। कैसे? आप एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझिए। अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया तो इस एग्जांपल के साथ आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चे, सबसे पहले देखिएगा, यहां पर मैं आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज कीजिए बेटा आपके घर पे ना एक भैंस है, एक भैंस है, इससे बेटा कुछ ना कुछ मिल्क प्रोडक्शन हो रहा होगा, हाँ या ना? इससे जो मिल्क प्रोडक्शन होता है, उस मिल्क प्रोडक्शन को एक गांव में जो दूध वाला है वो आपके दूध को खरीद लेता है। सपोज करिए बेटा, मैं एग्जांपल लेता हूं यहां पर, वो आपके घर से जो मिल्क कलेक्शन करता है, यानी कि बेटा वो क्या करता है, 40 रुपए लीटर में आपके घर से दूध को कलेक्ट कर लेता है। सपोज कीजिए आपके घर पे जो भैंस है वो 5 लीटर दूध देती है, तो वो क्या करता है, यहां से 200 रुपीस में, या मैं ये कहूँ 40 रुपए लीटर में बेटा आपके यहाँ से वो दूध खरीदता है। ऐसे करता है गांव में, एक दूध वाला होता है, ये 40 रुपए लीटर में यहां से आपके यहाँ से दूध ले जाता है। ऐसे ही किसी दूसरे के घर से ये और दूध लेके आता है, ऐसे ही बेटा किसी एक तीसरे व्यक्ति के यहां से आता है, ऐसे ये n यूनिट से, नंबर ऑफ यूनिट से, मतलब बहुत सारे n यूनिट मतलब बहुत सारे घरों से ये दूध कलेक्ट करता है, हाँ या ना? अगर इसने 40 रुपए लीटर आपके घर से लिया है तो ये कहीं मार्केट में जाकर 50 रुपए लीटर बेच रहा होगा, यानी कि 10 रुपए बीच में प्रॉफिट कमा रहा है। अब ऐसा हो सकता है क्या कि आप अपने दूध को, आप अपने यहां से जो दूध प्रोडक्शन हुआ है उस मिल्क को ले जाके डायरेक्टली बेच दें कहीं और, जहां पे ये दूध लेके जाता है, ये दूध लेके कहीं और जाता होगा दूर सिटी में, ये एक बड़े लेवल पे, कस्बे लेवल पे आपके गांव से इसने कलेक्ट किया, पास में ही जो सिटी है वहां पर जाके ये बेचने जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आप अकेले लेके चले जाएं, आप कहीं से, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जब आप यहां से एक 5 किलो दूध लेकर, 5 लीटर दूध लेकर जब दूसरी सिटी में जाते हैं तो जाने में आपका कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगता होगा, यानी कि आप अगर बाइक से जाते हैं तो कुछ खर्चा भी होगा, अगर आप साइकिल से जाते हैं तो कुछ समय खर्च होगा, हाँ या ना? जब ये समय और पैसा खर्च होगा, उसके बदले में आप इस दूध को 50 रुपए लीटर बेचेंगे तो आप कहेंगे ना इससे अच्छा ना 40 रुपए लीटर ही ठीक है। प्लस हो सकता है आपके पास साधन भी ना हो, आपके पास एक बाइक, एक कार, एक कुछ ऐसा साधन जिससे आप ट्रांसपोर्ट कर सके, दूध को ले जा सके आगे, वो भी नहीं होगा, तो आप शायद यहाँ पे इसको अच्छे से ना कर पाए। लेकिन अगर मैं ये कहूं, ये सारे लोग, ये n लोग, n मतलब कुछ भी व्यक्ति, 20 लोग हो सकते हैं, 20% है बेटा, अगर ये 20% सब एक साथ मिल जाए तो 5 लीटर दूध कलेक्ट करेगा, 100 लीटर दूध कलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना? 100 लीटर दूध कलेक्ट कर सकते हैं। प्लस अगर ये 100 लीटर दूध को ले जाके यहाँ पर मार्केट में बेचने जाएंगे तब भी उनका उतना ही खर्चा होगा जब एक व्यक्ति अकेले जा रहा था 5 लीटर दूध लेके, खर्चा बराबर होगा। लेकिन यहां से होने वाला जो प्रॉफिट है, मैं सपोज करो बेटा 100 लीटर दूध अगर ये लेके जाते हैं और 10 रुपए लीटर दूध में डिफरेंस है, 40 रुपए आपके घर से जा रहा है, 50 रुपए ये जाके बेचता है, तो यहां पर 10 रुपए लीटर, 10 रुपीज पर लीटर बेटा आपको प्रॉफिट होगा कि नहीं, हाँ या ना?
ये 10 रुपए लीटर प्रॉफिट होगा, लेकिन यहां से बेटा क्या होगा आपको, यहां से जब सारी यूनिट्स इकट्ठी करते हैं तो उसमें काम को बांट दिया जाता है कि आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे। तो जहां पर एक घर पर, आपके घर पे एक भैंस थी, उसको देखने के लिए एक व्यक्ति लग रहा था, हर एक घर में एक व्यक्ति भैंस को देखने के लिए लग रहा था। अब अगर इन्होंने 20 भैंसों को 20% एक साथ मिले तो 20 भैंसों को इकट्ठा किया, तो हो सकता है इन 20 भैंसों की केयर करने के लिए केवल 4 पीपल लगे, 4 पर्सन लगे, बाकी के 6 पर्सन क्या करेंगे, एक दूध बेचने जाएगा, एक हो सकता है इस दूध से कुछ अच्छा प्रोडक्ट बना दे, पनीर बना के बेचने लगे, और जो भी प्रॉफिट होने वाला है वो सभी लोगों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ऐसे कार्य को बेटा क्या कहा जाता है, ऐसे कार्य को कॉर्पोरेशन या सहकारिता कहा जाता है। किसी काम को करने के लिए कुछ लोगों का समूह आपस में मिल जाना क्या कहलाता है बेटा, कॉर्पोरेशन कहलाता है। देखिए क्या लिखा हुआ है आपके सामने, अर्थशास्त्र के आधार पर आर्थिक संगठन का वह रूप जिसमें कुछ व्यक्ति अपनी आर्थिक उन्नति के उद्देश्य, आर्थिक उन्नति हो, पैसे हमारे पास जो इनकम है वो बढ़ जाए, आर्थिक उद्देश्य की उन्नति के उद्देश्य प्रसाधन, प्रसाधन मतलब संसाधन जो हमारे पास इनपुट्स हैं, जो कम्युनिटीज हैं, जो वस्तुएं हैं, उनको अपनी इच्छा से एकत्रित करना सहकारिता कहलाता है। देखिए बेटा इसमें कोई प्रेशर नहीं करेगा, आप अपनी इच्छा से आपस में जुड़ेंगे, उसको बेटा क्या कहेंगे हम, सहकारिता या कॉर्पोरेशन कहेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन विच सम इंडिविजुअल्स volunteers collect their communities for the purpose of their economic process is called cooperation। क्लियर है बच्चे, समझ में आ गया होगा? कोई डाउट्स है तो क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारा बेटा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से क्या क्या महत्व या क्या क्या लाभ या क्या क्या इंपोर्टेंस है। तो सबसे पहले बेटा किसान की आर्थिक दशा में सुधार हो जाता है या आर्थिक दशा सुधर जाती है, और उसकी बस बेटा आर्थिक दशा में सुधार हो जाता है, इतना ही बेटा याद रखना, सिंपल पड़ेगा। किसान की इकोनॉमिक कंडीशन जो है बेटा वो इंप्रूव होती है, इसके साथ साथ आय तथा संपत्ति के विवरण में न्याय मिल जाता है। जो उसका इनकम है और जो संपत्ति का संपत्ति, जैसे बेटा हमने कहा वो 10 रुपए जो बीच में एक मीडिएटर्स खा रहा था, वो क्या हुआ, उसका जो आपस में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कृषि के विकास में सहायता मिल जाती है तथा कम ब्याज पर ऋण मिल जाता है। देखिए बेटा कृषि के विकास में सहायता मिलती है तो हमें समझ में आ गया, जब सब लोग मिल जाएंगे, सारी कमोडिटीज मिला देंगे, सब कुछ कर बेटा हम लोग कृषि कर रहे हैं, तो किसी के पास ट्रैक्टर होगा, किसी के पास पानी का साधन होगा, ये सब कम्युनिटी आपस में मिला दें, किसी के पास अच्छे बीज हो सकते हैं, किसी के पास अच्छा फर्टिलाइजर हो सकता है। जब सारी कमोडिटीज आपस में मिलाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, ये ठीक है, लेकिन किस तरीके से ब्याज, कम ब्याज पर पैसा मिलेगा ये समझिएगा। हम लोगों ने 20 लोगों की कम्युनिटी बनाई थी, उन 20 लोगों में एक लोग कोई ऐसा हो सकता है जिसके पास अच्छा पैसा हो लेकिन वो ज्यादा काम करने में सहमत ना हो, तो यहां पर भी बेटा वो क्या करेगा, अगर वो किसी एक व्यक्ति को पैसे देने में हिचकिचाता है कि कहीं मेरा पैसा कोई खा न ले, कोई उसको हो सकता है रिटर्न ना करे, लेकिन अगर हमने पूरी कम्युनिटी बनाई है तो वो ग्रुप को पैसा दे सकता है, क्योंकि वहां 20 लोग जिम्मेदार है उस चीज के लिए। तो क्या करेगा बेटा, वो कम ब्याज पर भी पैसा दे देगा और उसको भी उसमें से कुछ फायदा होगा, क्योंकि वो कॉर्पोरेशन का सदस्य है। तो उसको क्या होगा, वो उसको देखो ब्याज तो बेटा मिल ही रहा है, साथ में जो कॉर्पोरेशन में पैसा मिलेगा, जो इनकम होगी, वो इनकम का भी शेयर इसको मिलेगा। तो इसको क्या बोला जाता है बेटा, कॉर्पोरेशन बोला जाता है। क्लियर है बच्चे? चलो नेक्स्ट बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सहकारिता के सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेशन क्या है? सहकारिता यानी कॉर्पोरेशन किन किन प्रिंसिपल्स पर काम करता है? तो सबसे पहला प्रिंसिपल है एकता और समान अधिकार का सिद्धांत। एकता और समान अधिकार, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए बेटा, आप इसको समझते रहना। मैं आपको एक बार रफली समझा देता हूं, जिससे आप एक बार जब इनको पढ़ेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला सिद्धांत है एकता और समानता का सिद्धांत। आप समझिएगा बेटा, जैसे ही 10 लोग हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, 20 लोग हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो उन सभी को एक समान अधिकार होता है, उसमें कोई एक मालिक नहीं होता है। अब जब देखिएगा जनरली बेटा, जब हम 10-20 लोग मिलते हैं और अगर मैं अपनी अपनी वहां पर चलाऊंगा, मैं मालिक बनने की कोशिश करूंगा, तो वो कॉर्पोरेशन लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। इसलिए कॉर्पोरेशन में सबसे पहला सिद्धांत होता है एकता का सिद्धांत या समानता का सिद्धांत। दूसरे सिद्धांत की अगर बात करते हैं बेटा, सेवा भावना का सिद्धांत। सेवा भावना का सिद्धांत क्या होता है बेटा? सेवा भावना का सिद्धांत ये होता है कि हम जब ग्रुप में जुड़े हैं तो हमें ये भी हो कि हम इसलिए काम ना करें, हम लेजीपन दिखाएं कि ना हमें क्या करना, वो काम कर तो रहा है,
तो हमें ना एक दूसरे के सहयोग के साथ, सेवा भावना के साथ काम करना चाहिए, जो कॉर्पोरेशन को और आगे ले जा सकता है। सबका कल्याण, सहकारिता में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जब कॉर्पोरेशन कोई अच्छा चलेगा तो उसमें जितने भी वॉलंटियर्स हैं सभी का कल्याण होगा, सभी का एक अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। स्वेच्छा का सिद्धांत, कॉर्पोरेशन बेटा स्वेच्छा पर होना चाहिए, किसी पर थोप नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आपको ये कॉर्पोरेशन में पार्टिसिपेट रहना पड़ेगा या नहीं रहना पड़ेगा, उसमें स्वेच्छा होती है, स्वयं की इच्छा होती है। जो कॉर्पोरेशन में रहना चाहता है पार्टिसिपेट वो रहेगा, जो नहीं रहना चाहता वो नहीं रहेगा। क्लियर है बच्चे? तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए, कहीं कोई कमेंट डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेगा। ठीक है बच्चे? इंग्लिश वाले भी स्क्रीनशॉट ले लें, सेम टू सेम बेटा यहां पर दिया गया है, इसको एक बार समझें और समझ के आप आगे कंटिन्यू करें। ठीक है बच्चे? तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान बैंक साख पत्र या फसल ऋण योजना की परिभाषा लिखिए। आपको पूछा गया बेटा डिफाइन किसान बैंक लेटर और क्रेडिट एंड क्रॉप लोन स्कीम। तो बेटा यहां पर भी, जहां पर भी इंग्लिश मीडियम वाले बेटा ध्यान दें, जहां पर किसान बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट लिखा है बेटा वहां पर आपने लिखना है किसान क्रेडिट कार्ड, KCC। ठीक है बच्चे? वहां पर आपको क्या लिखना है? KCC या किसान क्रेडिट कार्ड लिखना है। ध्यान रखेंगे बच्चे, जहां पर भी लिखा हो ना किसान बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट कार्ड, वहां पर आपको क्या लिखना है बेटा? KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है बच्चे? देखो किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है? किसान बैंक साख पत्र यानी कि KCC योजना वर्ष 1998 से 1999 में वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों से प्राप्त ऋण को सुशाद बनाने के लिए, सुशाद मतलब अच्छे साधन योग्य बनाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने के, सॉरी बेटा यहां पर बनाने के लिए प्रारंभ की गई थी बेटा। किसान यानी कि KCC स्कीम बेटा 1998 में से लेकर 1999 में स्टार्ट की गई। और क्यों की गई समझिए बेटा, कि जो कमर्शियल बैंक है, वाणिज्य बैंक है या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, रूरल बैंक है, वो किस तरीके से जो लोन प्रोवाइड उनकी प्रोसेस थी, उस प्रोसेस को कैसे सरल किया जाए, कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, इसके लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया था। अब देखिए बेटा, इस योजना के अनुसार 5,000 रुपए अथवा अधिक के उत्पादन ऋण के लिए पात्र किसान, ऐसे किसान जो कम से कम 5,000 रुपए का प्रोडक्शन करते हैं, जिनके पास उत्पादन कम से कम कितने रुपए का है? 5,000 रुपए का है या इससे अधिक का है, वो सभी ऋण के लिए पात्र होते हैं। ठीक है बेटा? यह कार्ड किसानों को उनकी भूमि के आधार पर जारी किए जाते हैं। उनके पास जितनी जमीन होती है, जमीन के आधार को ध्यान रखना, जमीन के आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड एक तरीके से बेटा क्रॉप लोन है। मतलब आप जब खेती में कोई फसल करेंगे तो उसको करने के लिए कुछ ना कुछ खर्चा होगा, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि आप जब खर्चा करते हैं तो उस खर्चा करने के लिए मैं आपको पैसा दे रहा हूं, उस पैसे का उपयोग करके आप प्रोडक्शन कीजिए और जब आपका उत्पादन हो जाए तो हमारे पैसे को आप वापस कर दीजिए। क्लियर है बच्चे? तो इसको बोलते हैं KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। इंग्लिश में बेटा सेम लिखा हुआ, आप एक बार पढ़ना, कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे देखिए बेटा क्या है, फसल ऋण योजना यानी कि क्रॉप लोन स्कीम। फसल ऋण योजना किसी कृषि के विकास के लिए ऋण प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन या महत्वपूर्ण स्रोत है। इस योजना को सरकार ने 1960 में श्री BL मेहता की अध्यक्षता में गठित सहकारी ऋण समिति और अखिल भारतीय कृषि ऋण सर्वेक्षण समिति 1974 की सिफारिश के आधार पर प्रारंभ किया था। क्या बेटा? दो समिति, एक तो 1960 में और एक 1974 में, इन्होंने दो समिति ने सिफारिश की, तो सिफारिश के आधार पर बेटा क्रॉप लोन स्कीम चालू की गई। ठीक है बेटा? कौन कौन सी समिति थी? एक तो BL मेहता, एक ही बेटा स्पेशली याद रखना है, BL मेहता जो समिति थी उसकी समिति के सिफारिश पर ये क्रॉप लोन स्कीम बेटा यहाँ पर स्टार्ट की गई। क्लियर है बच्चे? तो आप इनको एक बार सिंप्लीफाई करेंगे, एक बार पढ़ेंगे अच्छे से। क्रॉप लोन स्कीम इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ गेटिंग लोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। द स्कीम वॉज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑन बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ कोऑपरेटिव Credit Society formed in 1960 under the chairman of Sri VL Mehta and the All India Agriculture Credit Survey Committee 1974। इसके आधार पर इसको स्टार्ट किया गया, प्रारंभ किया गया। तो
ये बेटा जो हमारा था चैप्टर नंबर 19, यहां पर एक और बेटा इसके लाभ क्या है, तो बेटा ये क्या करता है, एक तो खेती को ऋण प्रदान करते हैं, ठीक है बेटा, इन योजनाओं के लाभ पूछे हैं तो ये खेती को ऋण प्रदान करते हैं और दुर्घटना बीमा भी करते हैं। एक्सीडेंटल जो इंश्योरेंस होता है वो भी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है बच्चे। जैसे कभी मान लो खेत में आग लग जाए या ओले गिर जाए तो उनके लिए एक्सीडेंटल बीमा भी प्रोवाइड करवाते हैं और कृषि को ऋण प्रदान भी करते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा बेटा क्या था, चैप्टर नंबर 19 था और इसके साथ ये चैप्टर हमारा बेटा खत्म होता है। अब आपको करना क्या है, एक साथ बेटा एक साथ एक बार दोबारा से आप अगर देखेंगे तो एब्रेशन जो वीडियो है बेटा अपना 20 मिनट्स के एब्रेशन वीडियो है, 20 मिनट्स का एब्रेशन वीडियो है और यहां पर आज के मिलाकर आपको 19 वीडियो बेटा यहां पर हो चुके हैं। मैं इसको और मान लेता हूं, 90 वीडियो बेटा यहां पर है तो यहां पर 380 मिनट आपके लगेंगे केवल इसको देखने में। और आपको पता है बेटा लगभग बेटा हम कह सकते हैं 7 से 8 घंटे अगर आप इसको देते हैं तो 7 से 8 घंटे में मैक्सिमम 10 घंटे में, कुछ वीडियो अगर और भी बड़े होते हैं तो मैक्सिमम 10 आवर्स में बेटा। आप सोचिए कितना बड़ा सिंपल तरीका है, 10 आवर्स में 10 घंटे में बेटा आप टोटल 10 घंटे में बेटा आप टोटल यहां पे बेटा कवर कर सकते हैं, टोटल क्रॉप प्रोडक्शन कवर कर सकते हैं। इससे अच्छा साधन आपको कहां मिलेगा। तो मैं तो ये कहता हूं बेटा जब तक एग्जाम आने वाले हैं 2-3 बार इनको वीडियो को अच्छे से देखें। कल मैं चैप्टर नंबर 20 भी कंप्लीट करवा दूंगा और चैप्टर नंबर 20 कंप्लीट होने के साथ ही आपका पूरा क्रॉप प्रोडक्शन खत्म होता है। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि कुछ मॉडल पेपर आपके साथ में लेके आए, कुछ मॉडल पेपर को आपको सॉल्व करवाएं जिससे आपके एग्जाम आने वाले एग्जाम में आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर पाए। तो यहां तक के लिए बेटा धन्यवाद और मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है, लास्ट तक देखा है तो इसको शेयर कर दें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें जिससे आप जैसे और जरूरतमंद व्यक्तियों के पास ये वीडियो पहुंच सके और हमें भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले जिससे हम इस तरीके के और वीडियो लेकर आपके सामने आए। धन्यवाद बेटा।